कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको इस मानसून में काफ़ी काम आएगा। ये कुछ इजी स्टेप्स हैं, 3 इजी स्टेप्स हैं, जिसमें आप फीवर के केसेस को आराम से या एक्यूट केसेस को आप मैनेज कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे या रेमेडी इजीली सिलेक्ट कर पाओगे। दोस्तों जैसे एक जीपी होता है, जीपी के लिए आसान होता है ना, उठाया एंटीपायरेटिक यानी पैरासिटामोल, निमोस्लेड और क्या क्या उठाया और मेडिसिन दे दिया और उससे गारंटी है कि ये यही रेमेडी देनी है या यही मेडिसिन मुझे देनी है और ये फीवर चला जाएगा। फिर अगर वो 2-4 दिन में नहीं गया तो मलेरिया टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट करा के वो विडाल और मलेरिया टेस्ट, एमपी टेस्ट करवा के वो अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे देगा और ख़त्म हो जाएगा। पर हमारे होम्योपैथ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें क्या देखना है, क्या पूछना है, कितनी थ्योरी लेनी है, कितनी हिस्ट्री पूछनी है, कितना थर्मल थर्स, ये वो हमारे हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ना ये चीज़ें। या मैंने ही जो चीज़ें बताई ऑब्जर्वेशन, अब मैं क्या ऑब्जर्व करूँ, जिसे कुछ पता नहीं वो क्या करे, जिसे अभी तक होम्योपैथी का ऑब्जर्वेशन का एबीसीडी नहीं मालूम वो क्या करे। तो उसके लिए मैंने एक 3 स्टेप का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, जिसे वो भी जीपी की तरह होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकता है। और कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पर ही मैंने वो रेमेडी, ये टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड है। आप इसे ट्राई कीजिए और आप खुद बताइए कि आपको इसमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे वो 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले दोस्तों, एक्यूट केस या फीवर के केसेस में आप 5 सेट ऑफ रेमेडीज रख लीजिए, यानी रेमेडीज को 5 भाग में डिवाइड करके रख लीजिए, ताकि आपको आपको जब कुछ आ नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा हो, तो भी आप वो रेमेडी उठा के उसे दे दो तो आराम पड़ जाए, ठीक हो जाए। जो मैंने स्टेप बनाए हैं वो स्टेप्स में मैंने ग्रुप ऑफ द रेमेडी को थीम फॉर्म में सेपरेट किया हुआ है। जब आप उस थीम में से उस रेमेडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद एक बार आप मैथमेटिका से कंफर्म कर लें कि क्या ये जो रेमेडी मेरे थीमेटिक बेस्ड पे आई है या थीम बेस्ड आई है, इसे देना करेक्ट होगा या नहीं होगा। ये आपको मैथमेटिका से समझ आ जाएगा। यानी 3 चीज़ें करनी है, रेमेडीज के सेट बना लीजिए और ऐसे 5 सेट आप बना लीजिए। पांचों मैं आपको थीम अभी बताऊंगा, क्या थीम बेस्ड पे आपको वो रेमेडी अलग अलग रखनी है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, रेमेडी को उसी थीम के हिसाब से चुन लें। थर्ड हो गया, जो फाइनल है, थर्ड और फाइनल, मैथमेटिका में से उसे कंपेयर करके या डिफ्रेंशिएट करके वो मेडिसिन उसे दे दें। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो जीपी करता है वो क्या करता है, टेम्परेचर चेक करता है। कोई भी डॉक्टर होगा फीवर केस में सबसे पहला काम क्या करेगा, वो फीवर चेक करेगा कि फीवर कितना है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि टेम्परेचर रेंज के हिसाब से कौन सी मेडिसिन देनी है, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप हाई टेम्परेचर में, मिड टेम्परेचर या यानी फीवर में ही 102, 103, 104, 105 भी फीवर जाता है। तो अगर एकदम हाई इंटेंस फीवर है तो क्या देना है दोस्तों, ये आप रूब्रिक्स में, मैथमेटिका में भी ये चीज़ें आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिल जाएंगी। अब मैं आपको वो मैथमेटिका फॉर्म में ढूंढ के अभी इस वक्त तो नहीं बता सकता। आप अगर खुद से सर्च करेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें मैथमेटिका में या रेपर्टरी में या कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा कि मिल जाएगी, या जिसने पढ़ी होगी मैथमेटिका उसे भी समझ में आ जाएगा कि ऐसी चीज़ें लिखी हुई। तो दोस्तों जब टेम्परेचर के रेंज के हिसाब से अगर आप मेडिसिन देते हो, तो टेम्परेचर के रेंज मैंने रखा हुआ हाई, मीडियम और लो। लो यानी 99, 100 या मैक्स टू मैक्स 101, इतना अगर फीवर हो तो आप हाईएस्ट के बारे में सोचिए। फीवर अगर 101 के ऊपर जाए, 102, 103 तक जाए, आप स्ट्रामोनियन के बारे में सोचिए। फीवर अगर 103, 4, 5 तक चला जाए, आप सबसे पहले बेलाडोना के बारे में सोचिए। अगर आप बेलाडोना के बारे में मैथमेटिका में कहीं पढ़ेंगे तो वहां इतना तक लिखा हुआ है
कि आप अगर बेलाडोना को फीवर में टच करेंगे तो उसकी जो हीट है वो काफ़ी दूर से ही आपको महसूस होने लगेगी और टच करने के बाद भी काफ़ी देर तक उसकी हीट आपके हाथों में रह जाएगी। ये क्लियरली लिखा हुआ है अगर आप मटेरिया पढ़ोगे। पर आपको मैंने ये कैसे समझा दिया या कैसे बता दिया कि बेलाडोना हाई फीवर में देना है? दोस्तों, अगर हीट ज़्यादा है तभी तो आपको दूर से पता चलेगी। हीट ज़्यादा है तभी तो आप टच करने के काफ़ी देर तक वो हीट आपके हाथ में रहनी चाहिए। तो ऐसा वो मटेरिया में लिखा हुआ है। उसको जब हम एनालाइज करेंगे, जब उसको समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाई टेम्परेचर में क्या देना है और लो में क्या देना है, मिड टेम्परेचर में क्या देना है। तो दोस्तों, बेलाडोना हाई, स्ट्रैम मिड, हाईओस लो टेम्परेचर, यानी जैसा मैंने आपको रेंज बताया था उस रेंज में आपको ये 3 रेमेडी का एक सेट बनाकर अलग रख लेना है। नाम क्या देना है आपको? टेम्परेचर रेंज, यानी ये 3 रेमेडी के सेट को टेम्परेचर रेंज के हिसाब से, यानी जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपने सबसे पहला काम क्या किया? मेडिसिन आपने, आपको जब ये, दोस्तों ये तब फॉलो करना है जब आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये आप होम्योपैथी में नए हैं, आपको ऑब्जर्वेशन अभी तक समझ नहीं आया है, आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, तो ये जो शॉर्टकट्स है ये थीम बेस्ड आपको यूज करना है। नेक्स्ट जो सेट हो गया मेडिसिन का, वो हो गया एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड यानी आपको ये देखना है कि वो जो आदमी है वो बीमारी के दौरान डल है, स्टूपिफाइड है या टॉर्पर में है। जब आप उस चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आपका पेशेंट डल हो तो आपको स्टूपिफिकेशन, डलनेस या टॉर्पर में जब आप देखोगे तो आपके पास जो रेमेडी आएंगी वो 4 रेमेडी आएंगी जो इन कंडीशन में आती है। यानी वो पेशेंट डल होगा, स्टूपिफाइड होगा, टॉर्पर में होगा, तो रेमेडी का सेट रखना है आपको जेल्समियम, ब्रायोनिया, पल्सेटिला, ओपियम। यानी जब आप ये 4 रेमेडी को एक सेट में डालिए, उस सेट के ऊपर नाम दीजिए डलनेस, स्टूपिफिकेशन, टॉर्पर। यानी जब भी आप पेशेंट को देखें कि ये डल है, स्टूपिफाइड है या टॉर्पर में है, तो आपको इन चारों रेमेडी के बारे में ही सोचना है। आपके दिमाग में सबसे पहले यही 4 रेमेडी आनी चाहिए। जब भी आपका पेशेंट डल हो, स्टूपिफाइड हो या टॉर्पर में हो, तो आपके दिमाग में यही रेमेडी आनी चाहिए। दोस्तों, अब इसमें से रेमेडी जो जेल्समियम है, ब्रायोनिया, पल्सेटिला और ओपियम है, अब अगर देखोगे तो आपको एक रूब्रिक मिलेगा, क्वाइट डिस्पोजिशन हीट ड्यूरिंग, यानी एकदम शांत पड़े रहेंगे, एकदम शांत। ये शांत पड़े हुए जो रेमेडी है वो सिर्फ 2 है, बुखार के दौरान एकदम शांत हो जाते हैं। वो रेमेडी है ब्रायोनिया और जेल्समियम, इसलिए मैंने ब्रायोनिया और जेल्समियम को स्टार्ट में रखा हुआ है। यानी जब ये आपको सुनाई दे कि बुखार के दौरान एकदम शांत पड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं मुझे जेल्समियम या ब्रायोनिया तो नहीं देना है। जब पेशेंट उससे भी गई हालत में चली जाए, यानी टॉर्पर की स्टेज में चली जाए, तो आपको फिर 2 रेमेडी के बारे में दिमाग में आना चाहिए, कहीं मुझे ओपियम या जेल्समियम तो नहीं देना है। आपने कई जगह पढ़ा होगा जेल्समियम में डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस। जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एकदम ड्राउजी है, डल हो गया है, तो आप जेल्समियम और ओपियम के बारे में सोच सकते हो। जब स्टूपिफिकेशन में आपको लगे तो आपको ओपियम देना है। पर जब सिर्फ डलनेस हो, हल्की सी डलनेस हो, तो आपको पल्सेटिला के बारे में सोचना है। लेकिन जब वो डलनेस स्टूपिफिकेशन या टॉर्पर की तरफ चली जाए तो आपको जेल्समियम एंड ओपियम की तरफ बढ़ना है। यानी अगर मैं सीरीज वाइज अरेंज करूं तो पल्सेटिला डलनेस में देना चाहिए। नेक्स्ट उसके थोड़ा सा डलनेस अगर बढ़ जाए, शांति बढ़ जाए, तो ब्राह्मण्य की तरफ सोचना है ना। ब्राह्मण्य में आपको मिलेगा डिस्टर्ब नहीं करना है, शांति से पड़े रहना है, तो आपको ब्राह्मण्य देनी है। जब उससे भी नीचे गिर जाए केस,
स्टूपिफिकेशन या ड्राउजीनेस की तरफ बढ़ जाए, आपको जेल्समियम के बारे में सोचना है। जब वो टॉर्पर की तरफ जब अग्रसर हो जाए या टॉर्पर की तरफ बढ़ जाए, तो आपको ओपीएम के बारे में सोचना है। तो ऐसे स्टेप वाइज आप इस रेमेडीज में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और एंड ऑफ द आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, आपको उसे मटरा मटका से कंपेयर कर लेना है। अब थर्ड सेट है, वो है सेंसिटिविटी एंड इरिटेबिलिटी। आपको ये चार रेमेडी को एक सेट में डालना है और उसे नाम देना है सेंसिटिविटी एंड इरिटेबिलिटी। यानी जब आपको ये सुनाई दे काफी चिड़चिड़ा है, काफी चिड़ हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या मुझे बहुत इरिटेट होता है, मुझे बहुत चिड़ बढ़ता है जब मुझे बुखार आता है, जब मुझे तकलीफ होती है, तो इस सेट में आपको डालना है सीना, कैमोमिला, आर्सेनिक और एंटीम क्रूड। फिर से सुनिए, सीना, कैमोमिला, आर्सेनिक और एंटीम क्रूड, ये काफी सेंसिटिव और इरिटेबल हो जाते हैं। अब मैं सेंसिटिवनेस से इरिटेबिलिटी की तरफ आता हूँ। सेंसिटिवनेस यानी टची, यानी कोई भी चीज इन्हें तकलीफ दे देती है, कोई भी चीज से ये इरिटेट हो सकते हैं। तो जब इस लेवल से आप बढ़ोगे सेंसिटिविटी से, तो सबसे पहले आपकी रेमेडी आएगी एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीम क्रूड में अगर आप देखोगे तो आपको रूब्रिक्स कुछ मिलेंगे, टच्ड अवर्जन टू, लुक्ड एट अवर्जन टू। तो आप एंटीम क्रूड दे सकते हैं, यानी वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो आपका टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उन्हें देखें वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों एक एंटीम क्रूड का ऐसा ही एक केस था। वो केस में कुछ नहीं था, वो केस में उसकी मम्मी उसे लेकर बैठी थी, उसे जब देखो भी ना तो वो रो देती थी, उसे टच करो तो वो रोती थी, उसे टच करना भी पसंद नहीं था वो केस में। वो ये मीन्स बच्चे को देखो ना तो भी उसे पसंद नहीं था, वो रोने लग जाती थी, उसे अगर टच करो देखो तो उसे तकलीफ होने लगती थी। सिंपल सा केस था, उसकी माँ ने उसको हाथ में लिया हुआ था, मतलब गोद में थी वो, और ये सारे ऑब्जर्वेशन थे। रेमेडी एंटीम क्रूड, जैसे कि आप देखोगे रूब्रिक अगर डालोगे टच्ड अवर्जन टू, लुक्ड एट अवर्जन टू, वीपिंग टच्ड व्हेन, टच्ड अवर्जन टू, वीपिंग लुक्ड एट व्हेन, जब ये सब रूब्रिक आप लोगे तो आपको एंटीम क्रूड ही आने वाला है। मतलब ये एक तरह से टची टची चाइल्ड होते हैं, यानी इन्हें पसंद ही नहीं कि कोई इनसे बात करे, कोई इन्हें देखे, इतना ये सेंसिटिव हो जाते हैं, इतना इरिटेबल हो जाते हैं। तो जब ऐसे सेंसिटिव या इरिटेबल या बच्चे मिले तो आपको एंटीम क्रूड के बारे में सोचना है। नेक्स्ट आता है आर्स। जब आपको ये इरिटेबिलिटी एक लेवल ऊपर चली जाए, यानी वो इरिटेबिलिटी अब बढ़ गई है या ज़्यादा है, उस लेवल से ज़्यादा है जहाँ वो सिर्फ रोना गाना चल रहा था, जब इससे वो बढ़ जाए तो आपको आर्सेनिक के बारे में सोचना है। जब चिड़चिड़ापन एक सेंसिटिविटी लेवल के एक स्टेप आगे बढ़ जाए तो आपको आर्सेनिक के बारे में सोचना है। जब ये उससे भी ऊपर चला जाए और वो स्नैपिश हो जाए, यानी इतना चिड़चिड़ा हो जाए कि मारने मारने लगे, थप्पड़ मार दे, जिद में आ जाए, रोते ही रहे, उसे उठाना ही पड़े आपको गोद में, ऐसा जब करे, यानी उसका जो गुस्सा है वो आपके अंदर तक चला जाए, तो आपको कैमो मिला देना है। यानी उसका जो चिड़चिड़ापन है वो उसके रोने में आपको भी चिढ़ आने लगे, क्या रो रहा है ये, क्यों रो रहा है ये, चुप हो क्यों नहीं जाता ये, तो आपको कैमो मिला देना है। यानी इरिटेबिलिटी उसकी इतनी मार्क्ड होती है कि उसकी इरिटेबिलिटी आपके अंदर ना चली जाए उसके रोने से, तो आपको कैमो मिला देना है। यही चीज जब कैरी करने के बाद, उसे उठाने के बाद या उसे आराम देने के बाद भी आराम न पड़े, तो आपको सीना देना है। जब उसका इरिटेशन किसी भी चीज से कम न हो तो आपको वो लास्ट में सीना देना है। तो आपकी रेमेडी किस स्टेज से जाएगी या किस स्टेप में जाएगी? एंटीम क्रूड, आर्सेनिक, कैमोमिला एंड फाइनली सीना। यानी कम, अगर सिर्फ सेंसिटिविटी है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, तो आपको एंटीम क्रूड देना है।
चिड़चिड़ेपन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, आर्सेनिक देना है। कुरकुर कुरकुर कर रहा है तो आर्सेनिक देना है। अगर उसका जो चिड़ है वो इस लेवल पे है कि उसकी इरिटेशन आपके अंदर आ जा रही है तो आपको कैमोमिला देना है। पर कैमोमिला एक हद तक कहीं ना कहीं शांत हो सकता है, पसीना शांत नहीं होता है, तो लास्ट में आपको सीना देना है। एक फाइनल एक रेमेडी आपको फोर्थ सेट में बताता हूँ। इसके ऊपर आपको थीम डालना है वेदर, यानी मौसम के हिसाब से अगर आपको देना है मेडिसिन। तो अभी ये मानसून चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, तो मानसून में आपको कौन सी रेमेडी ज्यादातर अभी काम आ रही है, आपको वो सेट में रखना है। सिलिशिया, रस्टॉक्स और डल्कामारा, ये 3 रेमेडी इस वेदर के लिए काफ़ी सुटेबल है। मॉडलिटी अगर आप इन तीनों के देखेंगे तो आपको ये इस इस वेदर के लिए काफ़ी अच्छी आपके लिए फीवर के केसेस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो आपको सिलिशिया, रस्टॉक्स और डल्कामारा का एक सेट बनाकर अलग रखना है, उसमें नाम देना है वेदर, मौसम। अब दोस्तों जब मौसम सुबह थोड़ा गर्म हो पर रात में एकदम ठंडा हो जाए तो आपको डलका मारा देना है। व्हेन डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड, आपको डलका मारा देना है। जब एकदम डैम्प वेदर हो जाए, भीगा भीगा मौसम, आप भीग जाओ या भीगने के बाद फीवर आया है तो आपको रस्टॉक्स देना है। जब वो मौसम डैम्प नहीं हो, भीगा मौसम ना हो पर ठंडा, सिर्फ ठंडा मौसम हो, दिन और रात पूरे ठंडे हो, यानी ठंडी के मौसम में, विंटर विंटर टाइम में छींकें आती हैं, कोल्ड कोराइजा फ्रिक्वेंटली हो जाता है, तो ऐसा कुछ अगर वेदर चेंजेस में दिखने मिले तो आपको सिलिशिया देना है। तो कैसे देना है, दिन गर्म रात ठंडी, यानी दिन भर तो ठीक रहता है पर रात में मौसम बहुत खराब हो जाता है तो आपको डलका में रह रहा है। बारिश ज़्यादा आ रही है, बारिश के सीज़न में भीग जाते हैं या डैम्प कोल्ड वेदर है तो रस्टॉक्स देना है। डैम्पनेस कम है पर ठंडी ज़्यादा है तो सिलिशिया देना है। तो इस स्टेज में आपको ये 3 रेमेडी का एक सेट रखना है। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट ना मिले, आपको इसके बाद भी या इस क्राइटेरिया में भी वो या इस थीम में भी अगर कोई रेमेडी सेट नहीं हो पा रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, फाइनली आपको एक नोसोड अपने क्लिनिक में रखना ज़रूरी है। इस नोसोड को मैं बोलता हूँ रामबाण नोसोड। जब आपका दिमाग ब्लॉक हो जाए या आपको रेमेडी समझ में नहीं आए या रेमेडी साला एक्ट न कर रही हो सब कुछ देने के बाद भी, तो आपको एक रेमेडी देनी चाहिए, वो है पायरोजिनम। अब ये पायरोजिनम दोगे तो उससे आपका केस सॉल्व हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें देने के बाद या ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, उस केस में नहीं मिल रही है, कुछ भी क्लियर नहीं, सिर्फ फीवर है, ऐसा फीवर है वैसा फीवर है या सेप्टिक फीवर है, समझो टाइफाइड है, मलेरिया, कुछ भी हुआ हो, आपको अगर कुछ समझ, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो केस ही ऐसा है जो समझने लायक नहीं है, तो पायरोजिनम देना है। पायरोजिनम देने से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो केस क्लियर हो जाएगा यानी फीवर चला जाएगा, या तो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलने लग जाएंगे कि इसे अगली रेमेडी क्या देनी है। तो ऐसे केसेस में नोसोड देना चाहिए जहाँ पे ब्लॉक आ जाए, जहाँ कुछ केस क्लियर ना हो पाए, या तो वो रेमेडी उसे क्योर कर देगी या तो क्योर करने लायक बना देगी, जो भी हर्डल बीच में होंगे उसे वो क्लियर कर देगी। तो आपको ये 5वां सेट अलग से रखना होगा। ये रामबाण है, ये लास्ट में यूज करना है, फटाक से यूज नहीं करना है। तो दोस्तों ये 5 स्टेप या 5 सेट जब आप अपने क्लिनिक में रखोगे तो ये मानसून काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा, आपके एक्यूट केसेस, आपके फीवर केसेस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। होप दोस्तों आपको ये सेट समझ में आएगा, आप ये ट्राई कीजिए, ये मैं अपने क्लिनिकल बेस पे बता रहा हूँ, आप ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी हुई घंटी को ज़रूर दबाएं।